और इन दोनों के दरमियान फासले कम हो रहे थे। आने वाले दिनों में इनकी मुलाकातों में इजाफा हो चुका था। वाइट कलर तुम पर बहुत अच्छे लगते हैं। कॉटन नेट के सफेद लिबास में इसे देखकर इसने सराहा। जिसे चांदनी रात में कोई चीज हसीन लगती है। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी के सबसे हसीन इत्तेफाक है। इन चंद माह में तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। अलीगढ़ से बेनियाज वैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं जिंदगी में किसी लड़की से ऐसी जज्बाती बातें करूंगा, लेकिन मैं खुद पर अपना इख्तियार खोने लगा हूँ। जब से तुम्हें देखा है, तुम्हें जाना है, दिल मेरे बस में नहीं रहा। वो इसकी आंखों में आंखें डाल कर कह रहा था, सोचा तो मैंने भी नहीं था वकार की कोई इतनी आसानी से मुझे फतह कर लेगा। और अदा से मुस्कुराई। वो भला की पुरअतमा थी, ज़हीन और दिलकश। बोलती तो लगता फूल झड़क रहे हों और चलती तो ज़माना रुक जाता। ये शायद वकार के लिए वक्त ठहर चुका था। वो इसके इश्क में पागल हो चुका था। वो थी ही भी इतनी हसीन और मुतासर कर देने वाली कि अगर वो शाहिर होता तो इस पर दीवाना लिखता, मशहूर होता तो मौलाना लेस तहलीक करता। लेकिन वो तो आर्टिकेट था और इसे जीते जागते ताजमहल के लिए वो पत्थर का शाहकार क्या बनाता। वह दिल व जान से इस पर फिदा था। इस दिन लॉकडाउन पर इस चांदनी रिंग का हाथ थामे वो बहुत खुश था। शादी करोगी मुझसे? हमें मिले दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं है और तुम शादी तक पहुंच गए हो। इसने बेनियाजी से नाज सुकड़ी। इसकी आदत पर वो और भी वफंदी निगाहों से इसे देख रहा था। खैर अब इतना थोड़ा वक्त भी नहीं हुआ हमें मिलते। मुझे तो लगता है मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। अब तो दिल करते हैं जल्दी से तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ। मुझसे अब और सब्र नहीं होता। लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है, अभी मेरी स्टडीज मुकम्मल नहीं हुई और मैं शादी करके अपनी तालीम पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तुम्हें ऐसे कह भी कौन रहा है? तुम शादी के बाद भी अपनी तालीम मुकम्मल कर सकती हो। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मम्मी मेरी तालीम को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। शादी जैसी जिम्मेदारी और पढ़ाई में इकट्ठे मैनेज नहीं कर सकती। अभी तो मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। धीरे से अपना हाथ निकालकर वह साहगोई से बोली थी। शादी न सही मंगनी तो कर सकते हैं, वकार ने तजवीज़ दी। इसके बारे में सोचा जा सकता है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी सालगिरह पर वकार ने इसे स्याह शेफून का कीमती लिबास तोहफे में दिया था। इसकी ख्वाहिशी मुताबिक वो ड्रेस इसने इसके साथ डिनर पर आते हुए पहना था। स्याह मखमल के डबिया में बंद एक कीमती ब्रेसलेट इसको देते हुए इसने मोहब्बत से अपने सामने बैठे इस साकी को देखा, जो बिन पिलाए मदहोश कर देने की सलाहियत रखती थी। इनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। वकार के दिल में इसकी मोहब्बत और भी गहरी होती जा रही थी। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, ये आटकबेस की तरह वजूद को जिगड़ कर बेबस कर देती है। फिर इसके शिकंजे से निकलना आसान नहीं होता। तुमने अपनी वालदा को मेरे बारे में बताया? वो फ़ोन पर इसे पूछ रहा था। मम्मी अभी लंदन की हुई है, इनकी कज़न की बेटी की शादी है। 1 महीने तक तो लग जाएगा। आएंगी तो मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगी। ये 1 महीना मम्मी की बेटी का क्या करेगी? बेटी को पढ़ना है, एग्जाम सर पर हैं, थोड़ा वक्त इस हकसार के लिए भी निकाल लो। कितने दिन से तुम्हें देखा नहीं। ऐसे करते हैं आज लंच पर मिलते हैं। बहुत मसरूफ़ हूँ जनाब, आपको मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। मोहब्बत करने वालों के सब्र को ऐसे नहीं आजमाते। वो गहरी सांस लेकर बोला था। अब तुम ठंडी आहें भरोगे तो मिलना आना ही पड़ेगा। और वो इससे मिलने चली आई थी। वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलते थे लेकिन हमेशा राब्ते में रहते थे। वो आजकल बहुत खुश रहने लगा था और इसकी खुशी इस वक्त दोबाला हो गई थी जब इसने वकार को ये बताया कि वो अपनी वालदा से इसके बारे में बता चुकी है और जल्द ही वो दोनों मंगनी कर देंगे। वो इनकी इकलौती बेटी है और इन्हें इसकी खुशी हर हाल में अजीज है। अगले चंद दिन में इसकी मसरूफियात बहुत बढ़ गई थी। इसे दुबई जाना था। इसके मोबाइल काफ़ी देर से बज रहा था। आयशा की कॉल देखकर इसने मुस्कुराते हुए कॉल अटेंड की। आप ही कैसी हैं आप? वो इसकी बड़ी बहन थी जो शादी के बाद कनाडा में मुकीम थी। इसकी शादी इनके मामू के बेटे हुरम से हुई थी। वकार और आयशा के वालिदैन चंद साल पहले ही एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुका था। वो वकार से 8 साल बड़ी थी और हमेशा से इससे बहुत अटैच था। इनके वालिद हुसैन मुनीर का ताल्लुक सीनियर पंजाब के एक जागीरदार घराने से था। बहुत तालीम याफ्ता होने के बावजूद इनका खानदान बड़ा क़दामत पसंद और रवायती था। खानदानी इक़दाम और हस्ब नस्ल की आज भी वो मजहब की तरह पैरवी करते थे। इनकी ज़ाती कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। वकार की इब्तदाई तालीम कानूनी की थी। 22 साल का था जब इनके वालिदैन की वफ़ात होगी। इन दोनों वकार अमेरिका में था। हुसैन मुनीर की वफ़ात के बाद वकार आशा के और भी करीब आ गया और इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए फोनिया से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। अभी तालीम ख़त्म करके चंद साल पहले वकार पाकिस्तान आ गया था और अब अपने वालिद की कंस्ट्रक्शन कंपनी को
दोबारा इस्टेब्लिश कर रहा था। दोनों बहन भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और आशिक को तो जैसे इसने जान थी। साल में एक बार वो वकार से मिलने ज़रूर आती थी और वकार खुद तो इसके पास किसी भी बिजनेस स्टोर में कनाडा का इजाफा करके चक्कर लगा ही आता था। मैंने किन्जी से तुम्हारे रिश्ते तय कर दिया है। रस्मी इस्लाम दुआ के बाद वैसे जुबैर मामू की बड़ी बेटी से इसका रिश्ता तय होने के मुताबिक बता रही थी। ये क्या कह रही हैं आप? ही आपने मुझसे पूछा तक नहीं। वो इनकी बात सुनकर हैरान रह गया। लेकिन तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें मेरी पसंद से शादी करना चाहते हो। इसने इस चंद माह पहले की बात की हवाला दिया। वैसे भी जुबैर मामू से इस रिश्ते की बात मम्मी डैडी की ज़िंदगी में ही हो गई थी और ये तो एक रस्मी सी कार्रवाई है। फिर भी आपको एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। हम तो 2 माह बाद तुम दोनों की शादी का प्लान कर रहे हैं और कदर हाइफ थी। वकार ने कभी इसकी बात को रद्द नहीं किया था। जिंदगी में पहली बार इसने इस लहजे में बात कर रहा था। वो इसके रवैये से नाराज़ थी। तो आपको इनको मना कर दें क्योंकि मैं किन्जी से शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्या बुराई है किन्जी में? आप ही कोई बुराई नहीं, बल्कि वो तो बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर सकता। क्या तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि तुम्हारे इस फैसले से मेरी ज़ाती ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? मेरे ससुराल में मेरी कितनी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाएगी। और फिर ये हमारे बड़ों का फैसला है। आप ही वो हमारे मामू की फैमिली है और मेरी किन्जी के साथ शादी से आपकी ज़ाती ज़िंदगी का क्या ताल्लुक? वो लोग आपको इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। मामू की फैमिली थी लेकिन आप और मेरे ससुराल वाले हैं और तुम अगर बड़ों का तय किया हुआ ये रिश्ता ख़त्म करोगे तो इसके नतीजे मुझे भी भुगतने पड़ेंगे। मेरी इससे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं ऐसी ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती जहाँ सिर्फ बुजुर्गों को खुशी करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के संसार गुजार दो जिसकी मेरे साथ आएंगी ना हो। ये कोई 10वीं सदी नहीं है। तो मेरी शादी भी तो मम्मी डैडी और मामू ने ही तय की थी। क्या मेरी हुर्रम के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है? क्या हम एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं? तुमने सोचा है तुम्हारी इस तरह रिश्ते को ख़त्म करने से हुर्रम और मेरे दरमियान कितना स्ट्रेस आ जाएगा? आप अभी खुद ही मुझे अपने हुर्रम भाई के साथ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बता रही हैं। अगर आप दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है तो फिर इन्हें आपके साथ इस मौजू पर बात करनी ही नहीं चाहिए। तुम इतने खुदगर्ज कब से हो गए हो वकार? मैं अपनी ज़िंदगी अगर अपने तरीके से गुजारना चाहूँ तो क्या यह खुदगर्जी है? वह जानता था इसका रवैया आशिक को दुखी कर रहा है। इसने आज तक इसकी किसी बात से इनकार नहीं किया था लेकिन वो किसी भी सूरत इसकी बात नहीं मान सकता था। इसकी परेशानी में इजाफा हो गया था। लेकिन अगर आज मम्मी डैडी जिंदा होते तो तुम कभी मुझसे इस लहजे में बात ना करते। अपने ससुराल वालों के सामने कितना फख्र से मैंने तुम्हारी किन्जी की शादी के हवाले से बात की है और अब मैं कितनी शर्मिंदा होंगी इस सब के सामने। वो इसे अब इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। वकार जानता था वो कुछ मामलात में बहुत रवायती औरत हैं। वो वकार की ज़िंदगी बहुत सी अहम थी और वो जानता था किसी न किसी तरह वह वकार को इस शादी के लिए कायद कर ही लेगी। लेकिन मैं शादी कर चुका हूँ। वकार के पास झूठ बोलने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इस झूठ की सूरत में कम से कम वो इस मुतल्लिका शादी से बच जाएगा। हालांकि इसे अंदाज़ा था कि इस बात को सुनकर आशा को शदीद दुख पहुंचा होगा। लेकिन ये सब वक्ती होगा और जब वो अपनी मोहब्बत से इसे मनवाएगा तो वो इसकी पसंद को दा देगी और इससे इतनी मोहब्बत करती थी कि इसे माफ़ कर देगी। वो दिल के हाथों मजबूर था और दिल के फैसले पर दिमाग पर हावी होता है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। मैं आपको बताने वाला था, बस हालात ही कुछ ऐसे हुए कि मुझे शादी करनी पड़ी। वो झूठ पर झूठ हो रहा था। वो जानता था इस बात को बाद किन्जी वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा। वो ठीक सोच रहा था। आयशा ने इस वक्त गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया था लेकिन अब वो अपनी चंद दिन पहले की बात कही पर बुरी तरह पछता रहा था। माजी से निकल हुआ हाल में लौट आया। इसका फ़ोन बहुत देर से बज रहा था। बेदरी से इसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन अटेंड किया। ऑफिस से बार बार कॉल आ रही थी। सर, आपकी कल दोपहर की सीट कंफर्म करवा दी है। इसकी सेक्रेटरी इसे इत्तला दे रही थी। कहाँ की सीट है? इसने गायब दिमाग से कसा। फिर इसे याद आया कि इसने कल दुबई जाना था। इसके सारी हसीियात लौट आई। मुझे सारी डिटेल्स एमिट्स कर दो, मैं आज और कल वापस नहीं आऊँगा। इसने कॉल काट दी। वो नहीं जानता था वो सही मायनों में किस बात से अपसेट है। कल रात इसे मुकामी MNA के अवायशी बेटे आज़म मसूद के साथ देखकर या फिर अपनी बहन से बोले इस झूठ की वजह से। पिछले 1 माह से इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वो दुबई में था और अगर पाकिस्तान होता तो अभी मसरूफ़ अरूज पर होती। लेकिन फ़ोन पर कहीं बार बात हो चुकी थी। वो कल इससे मिलकर वो ज़िंदगी का बेहतरीन तोहफ़ा देना चाहता था। आयशा से इसने जो कुछ कहा वो इससे पहले ही बता चुका था और अब पेश कीमती हीरे की अंगूठी देकर उसे बाकायदा प्रपोज करने का इरादा रखता था जिसने कल ही दी थी। अगले चंद दिन में वो दोनों शादी कर लेंगे और फिर आयशा को भी मना लेगा। वो ऑफिस से रिजेक्ट्स के साथ निकला था और डिनर के साथ इसे ओवर ले आया था। यहाँ
रिजल्ट का ज्ञान भी था, लेकिन जो कुछ इसने देखा इसने सही मायनों में इसके पैरों तरह से ज़मीन खींच ली थी। वो जो पिछले 1 साल से हुसैन की देवी की इश्क में दीवाना हुआ फिर रहा था, अपनी बहन से इतना बड़ा झूठ बोलकर इसने इसका दिल दुखाया था, और इस वक्त वो जेब में मंगनी की अंगूठी डाले इससे अगले चंद दिन में शादी के प्रोग्राम बना रहा था। वो इसकी आंखों के सामने एहसान मसूद के बददिमाग और करप्ट बेटे आज़म मसूद के साथ बैठी थी। असिस्टेंट कमिश्नर आज़म मसूद को बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसकी पोस्टिंग आजकल वकार के आबाई इलाके में थी और चंद बार इस मुलाकात भी हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी जानता था कि आज़म कितना बड़ा फ्रर्ट है, और इसके चंद माशकों की खैर तो वकार को भी थी। खबर आज़म के साथ बैठे इसकी आंखों में वही चमक और वफादारी थी जो कभी वो अपने लिए देखता था। इसका नाजुक हाथ इस वक्त आज़म के हाथ में था और वो बहुत मुतवब्बत से एक बेशकीमती अंगूठी पहना रहा था। यह लम्स कभी वकार का नसीब था। इससे पहले कोई रात वकार पर इतनी बारी नहीं गुजरी। इसने कई बार समीने के पुराने नंबर पर रब्ता करने की कोशिश की। इसने उम्मीद कैसा कि शायद वो इस बार इसे कुछ माली मदद कर दे। हालांकि वह जानती थी कि इसके लिए इस बार रकम की अदायगी आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो और टाइम करके इसको रुपए वापस कर देती। लेकिन इसकी बात न हो सकी और फिर अचानक इसे सैरज का ख्याल आया। इसने जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और उसके नंबर पर कॉल मिलाने लगी। तीसरी बेल पर इसकी कॉल उठा लेगी। सही सुबह के 10 बज चुके थे। इसका सफरी बेग तैयार था। अपनी गाड़ी पर एक अजनबी निगाह डालकर इसने मुलाजिम को बुलाया। बिजनेस लाउंज में वो काफ़ी बेजार बैठा था। अगर कल की मीटिंग ज़रूरी न होती तो इस सफ़र को कैंसिल कर चुका होता। कई माह की अथक मेहनत के बाद वो लास्ट मिनट पर इस प्रोजेक्ट को गंवा नहीं सकता था। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी। अपना बैग उठाया वो एवरेज की तरफ जा रहा था। वो ज़हनी तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब था अपनी ज़ाती ज़िंदगी के वो किस तरह करे। क्या वो आशा को बता दे कि इसने इससे झूठ कहा था? कम से कम सच बोलकर वो अपनी बहन की नाराज़गी ख़त्म कर सकता है, जिसने पिछले पूरे 1 हफ्ते से इससे कोई राब्ता नहीं किया था। लेकिन अगर आशा आपी ने ये सब जानकर इससे किन्जी से शादी करने की बात दोबारा शुरू कर दी, फिर वो क्या करेगा? इन हालात में वो शादी का सोच भी नहीं सकता। शायद इसे कुछ वक्त खामोशी से गुजारना चाहिए। दुबई से वापसी पर वो खुद जाकर आयशा को सब कुछ बता देगा और इससे रिक्वेस्ट करेगा कि वो इसे शादी के लिए फ़िलहाल फोर्स मत करें। तमाम रास्ते वो यही सोचता रहा। एयरपोर्ट से इसने हमेशा की तरह गाड़ी पिक की और अब इसका रुख होटल हयात ग्रीन की तरफ था। दुबई इसके लिए अजनबी शहर न था, बल्कि शायद ये इसके लिए सेकंड होम की हैसियत रखता था। होटल तक पहुंचने इसे आधा घंटा लगा, जो ट्रैफिक जाम की बदौलत था, वरना वह महज 10 मिनट के रास्ते पर था। सुबह और शाम के वक्त में दुबई की सड़कों में बदतरीन ट्रैफिक जाम होता है। कुछ देर पहले इसने होटल में चेक ऑन किया था और अब वो सिर्फ सोना चाहता था। अपनी करंट मेंटल कंडीशन में वो कल सुबह की मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। वो मीटिंग इसके लिए बहुत अहम थी और कल इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था। पिछले पूरा महीना इसकी शदीद मसरूफ़ में गुजरा था। कंपनी हेवर्ड स्टेशन डब्ल्यू में एक माल की तमीर का शुरू कर रही थी। रिचर्ड चांस इस कंपनी का जनरल मैनेजर और वकार की यूनिवर्सिटी फेलो था। दोनों के दरमियान काफ़ी गहरी दोस्ती थी। वकार ने चंद साल पहले अपने वालिद का बिजनेस री एस्टेब्लिश किया था और इसके पास इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे अहम प्रोजेक्ट थे। कंस्ट्रक्शन मार्केटिंग में वकार के पांव जम चुके थे, लेकिन इसे अपने कारोबार को इंटरनेशनल लेवल पर लाने के लिए एक बड़े ब्रेक की ज़रूरत थी। इन्हीं दिनों रिजर्व ने इसे दुबई में बनने वाले एक नई शॉपिंग मॉल के मुताबिक बताया, जिसके लिए इसकी कंपनी ने अपना इंटरेस्ट शो किया था। दुबई में तेज़ी से बढ़ते तरक्याती कामों और जदीद नौयत के हाई राइज बिल्डिंगों ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। रिजर्व की बदौलत वकार इस कंपनी के साथ मुश्तरका कारोबार करने में कामयाब हो गया था। इस एक माल के बाद अगले तमाम प्रोजेक्ट्स में इन दोनों को मिलकर काम करना था। लीगल मामलात तय पा चुके थे और वकार अपनी कंपनी दुबई में शुरू कर चुका था। माल के नक्शे अप्रूव हो चुके थे और कल बाकायदा दोनों कंपनियों को हेडक्वार्टर लोकल अथॉरिटी के साथ फाइनल डेट साइन करनी थी। 2 दिन पहले इसी सिलसिले में रिजर्व पाकिस्तान आया था, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन हेड था, और आज वकार दुबई पहुंच गया, जहां कल शेख जायद रोड पर बने इनके दफ्तर में वो माहिदा दस्तखत होना था। कपड़े बदल कर वो सोने के लिए लेट गया जब इसके फ़ोन पर आयशा की कॉल आई। जॉइंट वेंटर, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है विकी। रस्मी सवाल दुआ के बाद वह इससे कह रही थी, आप ही मैं शर्मिंदा हूँ, मज़ीद कुछ नहीं कह पाया था। तुम जानते हो मैंने तुम्हें भाई नहीं बेटा समझा है। मम्मी डैडी के वफात के बाद मैं ये अपना हक समझती थी कि तुम्हारी शादी में खुद करती, लेकिन तुमने मुझसे ये हक छीन कर साबित कर दिया कि तुम्हारी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं। वो बहुत अपसेट थी। आप भी प्लीज़ ऐसा मत कहें, आप मेरे लिए कितनी अहमियत रखती हैं ये आप भी जानती हैं। मैं आपको तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता और मुझे आपको कुछ बताना था।
اس کی آواز سن کر مزید ڈسٹرب ہو گیا اور اس سے کہنے نہیں والا تھا کہ اس نے سب کچھ جھوٹ کہا ہے، لیکن اس سے پہلے عائشہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ چھوڑ یہ سب باتیں، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ مجھے تم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ میری زبیر ماموں اور حرم سے بات ہوگی اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں تمہاری خوشی میں خوش ہونا چاہیے، اور پھر شاید اسی میں اللہ کی بہتری ہو، زبردستی کے رشتے دیر پا نہیں ہوتے۔ حالانکہ کنزی بہت اپسیٹ ہے، لیکن میں نے اسے بھی معافی مانگ لی ہے۔ بس اب میں جلد سے جلد پاکستان آ کر تمہاری بیوی سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس مہینے کے آخر میں میرا ارادہ ہے پاکستان آنے کا۔ سحر اور ساما کا ونٹر بریک بھی شروع ہونے والا ہے اور پھر تمہارا ولیمہ بھی کر لیں گے۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کے نام لیے اور وہ اس کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ چند دن پہلے یہ اس کی دلی خواہش تھی کہ عائشہ اس کو سمجھے اور اسے معاف کر دے، اور اچھی طرح جانتا تھا کہ عائشہ اس سے ناراض رہ بھی نہیں سکتی اور وہ جلد اسے فون کرے گی، اس لیے اس نے فوراً شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اب حالات بدل چکے تھے، اس کا جھوٹ بری طرح اس کے گلے پڑ چکا تھا۔ اس کو اپنی شادی کی چھوٹی خبر سنا کر 2 دن بعد اس نے اپنی بات کو عملی جامہ بنانے کے لیے ایک قیمتی انگوٹھی بھی خریدی تھی، اور اس کی والدہ سے مل کر انہیں اس رشتے کے لیے راضی کر لے گا اور پھر جلد ہی اس نے شادی کر لے گا۔ سب پلاننگ کر کے وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، لیکن یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی۔ عائشہ سے معاف کر کے اس کی وہ شادی قبول کر چکی تھی جو ابھی ہوئی بھی نہیں، اور اب وہ اس کی بیوی سے ملنے آ رہی تھی جس کا وجود بھی نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر نہ بیٹھتا تو اور کیا کرتا۔ ہیلو سیرش، میں روشنی بول رہی ہوں۔ فون پر اس کی آواز سن کر وہ فوراً بولی، روشنی؟ ارے ہاں روشنی، بولو، سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تم نے مجھے کال کیا۔ سیرش کی آواز میں حیرت و بے یقینی کا ملا جلا تاثر تھا۔ سیرش روشنی کے ساتھ ایسی سپر مارکیٹ میں کام کرتی تھی، اس کا تعلق بھی پاکستان سے تھا اور وہ روشنی سے سینئر تھی۔ روشنی کا اس کے ساتھ معمول کی باتیں بچی تو تھی، لیکن دوستی ہرگز نہیں تھی۔ وہ اس کی بنیادی وجہ اس کا وہی لائف سٹائل تھا جو چینی اور لینڈا کا تھا۔ روشنی کا وہ ان دونوں سے زیادہ بری لگتی تھی۔ اس کا برا بھلا اظہار وہ کئی بار باتوں باتوں میں کر چکی تھی۔ جینی اور لینڈا کا وہ نہ مذہب روکتا تھا نہ تہذیب، لیکن سیرش اپنے حدود سے مشتہی نہیں تھی۔ وہ چاہ کر بھی سیرش سے اپنی ناپسندی چھپا نہیں پائی تھی، اور اس دن کے بعد وہ اس کی فیلنگز کھل کر اس کے سامنے آ گئی تھی جب روشنی نے سیرش کے ڈنر کی آفر کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ حرام مال سے خریدا ہوا کھانا نہیں کھا سکتی۔ سیرش نے اس کا منہ سامنا لگ بھی روز ہی ہوتا تھا، اور ایک پیشہ ورانہ تعلق سے بڑھ کر ان دونوں کے درمیان کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس سے بھی اتنا ہی فارمل رہتی تھی جتنا اپنے غیر ملکی روم میٹس کے ساتھ ہوتی تھی۔ سیرش میں اس وقت بہت پریشان ہوں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں، یہ تو میری خوش نصیبی ہے جو روشنی مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی کوئی مدد کر سکوں۔ اس کی الرجی کی کارڈ کو نظر انداز کرتے روشنی اپنے مدعا بیان کیا۔ سیرش، مجھے 50,000 روپے کی اچھی ضرورت ہے، اور صرف تم ہی ہو جو اس وقت میری مدد کر سکتی ہو۔ اس کی بے بسی پر ایک کیک لگاتے سیرش نے اس کی شرمندگی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ڈیئر روشنی، تم مجھے اپنا دوست سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا دوست ہی سمجھا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوگی تمہاری مدد کر کے۔ کم سے کم تم نے میرے حرام کے پیسے کو نہ استعمال کرنے کی اپنی قسم کو توڑا۔ وہ جتاتے ہوئے بولی، سیرش، یہ میری بہن کی زندگی کا سوال ہے، اس کے داخلے کے لیے مجھے اسے 50,000 بھجوانے ہیں۔ اگر میں نے جلد سے جلد اس رقم کا بندوبست نہ کیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں جلد سے جلد تمہارے پیسے واپس کر دوں گی۔ اس نے احتجاج کیا۔ واپسی کی کون بات کر رہا ہے سوٹی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آج رات کو کلب پر جاؤ، جیمی کی طرف میرا کچھ حساب نکلتا ہے، اس سے پیسے لے کر میں تمہیں دے دوں گی، اور کل صبح تم اپنی بہن کو وہ پیسے واپس ٹرانسفر کر دینا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لیے مجھے کلب آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تم سے کل پیسے لے لوں گی۔ روشنی نے قدرے تامل سے کہا، میں تو آج میڈ نائٹ کے بعد فرینڈز کے ساتھ فیچرا چلی جاؤں گی۔ میرا یہ پورا ویک آف ہے، تو اس لیے سوچا کوئی دن آرام کراؤں۔ اگر تم کلب نہیں آنا چاہتی تو پھر پیسے اگلے ہفتے لے لینا، ہم لوگ تو کلب سے ہی آگے چلے جائیں گے۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، نہیں نہیں، میں کلب آ جاؤں گی۔ وہ رات 10 بجے کے قریب وہاں پہنچی۔ اسے اس شہر میں رہتے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، اور اس ہوٹل کو وہ دن میں 2 بار دیکھتی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس عالیشان عمارت کو اندر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بلڈنگ باہر سے بھی قابل ستائش ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا یہ اندر سے اتنا عالیشان، بلا شبہ آرٹیکل کرنا مدار اور ہمارے جتنی شاندار۔ لائبی میں اس وقت کافی لوگ تھے جو اسے سرسری نگاہ سے دیکھ کر آگے چل گئے۔ کلب میں داخل ہوتے وقت اس کا دل پتے کی طرح کام رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ مجبور نہ ہوتی تو کبھی اس جگہ قدم نہ ڈالتی۔ قیمتی ٹائل فلور پر دھیمی قدموں سے چلتی وہ اس ہوٹل سے ملحقہ کلب میں داخل ہوگی۔
اندر کا ماحول اس کی سوچ سے زیادہ تھا۔ اس کی نظریں لوگوں کی ہجوم میں سیرش کا تعاقب کر رہی تھی اور پھر وہ اسے ڈانس فلور پر نظر آ گئی۔ اسے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتی تھی۔ گھٹنے سے اونچی رائل بلو سلیو لیس لباس اور چہرے پہ انتہائی ڈارک میک اپ لگائے وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس کی طرف آئی تھی۔ یہ کیا ہولیا بنا رکھا ہے؟ اب اگر کلب آ ہی رہی تھی تو کچھ حالت بھی سنوار لیتی۔ اسے لے کر کلب سے باہر جاتے ہوئے سیرش نے مستحرہ سے کہا۔ سیاہ ٹاپ اور بلیک جینز میں سر پر اسکارف اوڑھے وہ اس ماحول میں بری طرح سے مس فٹ تھی۔ کیا خرابی ہے میرے حلیے میں سیرش؟ وہ اس کے مذاق اڑانے پر کچھ شرمندہ ہو کر بولی۔ سیرش اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ اس کا رخ گیسٹ روم کی طرف تھا۔ اب چونکہ کچھ وقت میں یہاں میرے ساتھ گزارنا ہے تو پلیز یہ اسکارف اتار دو۔ اس کے سر سے اسکارف کھینچ کر اتارتے ہوئے اس نے کلپ میں جگڑے اس کے لمبے سیاہ بالوں کو کھول دیا۔ اپنے پرس سے ایک لپسٹک نکال کر اسے زبردستی وہ گری صرف لپسٹک سے اس کے ہونٹوں کو رنگ لیا۔ میں نہیں کرتی میک اپ اور پلیز میرا اسکارف واپس کر دو۔ مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ اس کی حرکتوں پر اپسیٹ ہوتی وہ اپنے بال باندھنے لگی تھی۔ دیکھو اگر تمہیں میرے ساتھ جہاں کچھ وقت رہنا ہے تو اپنا حلیہ میرے مطابق کرنا ہوگا۔ اب تمہاری بدولت میں اپنے فرینڈز کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے دو ٹوک کلیجے پر لب کاٹتی اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ جیمی کب تک آئے گا؟ وہ واپس کلب کی طرف جاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ بس آتے ہی ہوگا، ابھی اتنا وقت نہیں ہوا، سیرش نے لاپرواہی سے کہا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اسے ایک بار اسٹول پر بیٹھنے کا کہہ کر دوبارہ ڈانس فلور پر چلی گئی۔ بے دلی سے وہ کلب میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں رات کے اس پیر میلے کا سما تھا۔ تیز آوازوں میں کانوں کو چیتا موزوں کو لوگوں کا ہجوم سے وہاں بہت گھٹن ہو رہی تھی۔ یہاں لیڈیز کی نہ صرف انٹری فری تھی بلکہ اندر انہیں ڈرنک بھی مفت فروخت کیا جاتا تھا اور مردوں کو کافی مہنگی ادائیگی کرنی پڑتی تھی۔ اس کی وجہ خالصتاً کاروباری تھی۔ لڑکیوں کے چکر میں زیادہ سے زیادہ مرد وہاں آتے تھے۔ مچھلی پکڑنے کے لیے جیسے بیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے ہی ان گلیوں میں عورتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ سہمی ہوئی ایک الگ تھلگ سی بیٹھی تھی جب ویٹر اس کے پاس ڈرنک لے کر آئی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ کندھے اچھا کر حیرت سے وہاں سے چلی گئی۔ وہاں اکثر لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ تھیں۔ جو سنگل تھی وہ اپنے پارٹنر تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے بہت سے مردوں کو دوسری عورتوں کو ڈانس کی پیشکش کرتے دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس انجان ماحول میں بیٹھی تھی۔ اسے یہ سب دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ وہ وہاں انفٹ تھی۔ اس شور شرابہ غوغ میں اس کے اعصاب پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ 12 بجنے کے بعد میوزک کا موڈ بدل جاتا ہے۔ اب نان اسٹاپ میوزک شروع ہو جاتا ہے۔ میوزک کا ٹیمپو بدلا تو ان لوگوں کا جوش و خروش بھی عروج پر تھا۔ ڈانس فلور پر اس وقت طوفانی بدتمیزی برپا تھا۔ نشے میں مدہوش بے ہنگامہ ناچتے لوگوں سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ میوزک کے شور سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ بہت دیر تک صبر سے وہ اس بے ہنگامہ اور بیہودہ شور کو برداشت کرتی رہی، لیکن جب اس کا ضبط ختم ہو گیا تو وہاں سے اٹھ کر ایک بار پھر سیرش کے پاس چلی گئی۔ میں اگر مزید کچھ دیر یہاں بیٹھی تو پاگل ہو جاؤں گی، اس نے چلاتے ہوئے سیرش سے کہا۔ میں چیک کرتی ہوں جیمی اب تک کیوں نہیں آیا۔ تم ایسے کرو اوپر روم میں چلی جا کر بیٹھو، تب تک میں جیمی کا پتہ کرتی ہوں۔ کلب سے نکل کر سیرش اسے ہوٹل روم کی طرف لے آئی۔ ایک کمرے کے آگے رک کر اس نے کارڈ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوگی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ کارڈ کو اس نے دیوار پر لگے سوئچ میں پھنسایا تو کمرہ روشن ہو گیا۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ سیرش اسے اس کمرے میں بٹھا کر واپس چلی گئی تھی۔ یہ کس کا کمرہ ہے سیرش؟ وہ پوچھے بغیر نہر پر میرے فرینڈ کا کمرہ ہے، آج ہی بینکاک سے آئی ہے، چند دن گھومنے پھرنے، پچھلی بار آئی تھی تو ہماری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ خود اس وقت نیچے کلب میں ہے، تم بے فکر ہو گئی یہاں بیٹھو، میں جیمی کو پتہ کرتی ہوں۔ اس مطمئن کرنے کے بعد سیرش اپنے فون پر کوئی نمبر ملاتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے صفحے پر بیٹھ گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ایک چٹتی نگاہ کمرے پر ڈالی۔ یہ کمرہ نہیں، ایک سائٹ تھا جہاں سے سائز فریش قیمتی بیڈ اور میچنگ کاؤچ، قیمتی لیپ سے جھلکتی دودھیالی لائٹ، وہاں منی بار بھی تھا۔ اچانک لاک کھلنے کی آواز پر اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس لمحے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم اور خوش شکل تھا۔ اس کی عمر 30 سے 31 سال کے قریب تھی۔ کنوی رنگ اور پرکشش ذہنی آنکھیں اس کی شخصیت اور متاثر کن بنا رہی تھی۔ اس کی شخصیت اتنی متاثر کن تھی کہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی اس عشق میں گرفتار ہو سکتا تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ کون ہیں آپ اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے دیکھتے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور روشنی کی بات پر کسی قسم کا ریئیکٹ کیے بغیر وہ بہت اعتماد کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کرتا اس کے سامنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھ جاؤ، شائستہ اور دھیمے لہجے میں کہتا مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوف سے کانپتے وہ واپس اسی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔
सेटल एसी कमरे में भी इससे पसीने आ रहा था। आप कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? रोशनी ने खुद पर काबू पाते हुए पूछा। मेरा नाम वकार हुसैन है और मैं एक आर्टिकल हूँ। क्या तुम तारुफ काफ़ी है? इसके लहजे में कुछ था जो रोशनी समझ नहीं पाई। वैसे ये कमरा मैंने बुक किया था, वो मिसी बदल, लेकिन सेरिश तो कह रही थी कमरा इसकी दोस्त का है। अपने खुश होंठों पर ज़बान फेरते इसने हिम्मत करके कहा, इस लड़की ने मुझे से 1000 दिरहम कमीशन लिया है तुम्हें यहाँ पहुँचाने के लिए। क्या